साथ श्वेता श्रीवास्तव चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी फौज से लेकर वहां की टेरर फैक्ट्री में खौफ भर दिया है। फिलहाल भारतीय सेना के बारूद तो पाकिस्तान और वहां की आतंकी जमात पर नहीं बरस रहे, लेकिन अज्ञात हमलावर की गोली से आए दिन पाकिस्तानी दहशतगर्द ढेर हो रहे हैं। बीते 2 दिन में अज्ञात हमलावरों ने आतंकी सरगना हाफिज सईद के 2 गुर्गों को निशाना बनाया, जिससे पाकिस्तान की टेरर ब्रिगेड में दहशत पसरी हुई है। लेकिन पाकिस्तान में दहशत इस बात की नहीं है, अब तो पाकिस्तान में पानी के लिए खून खराबा भी शुरू हो चुका है। जैसे जैसे पारा चढ़ा है, पाकिस्तान में पानी को लेकर हिंसा शुरू हो चुकी है। सिंध का कराची ताजा हिंसा का गवाह बना है, जहां हथियारबंद प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, बल्कि वहां के गृह मंत्री जियाउल हसन के घर को आके हवाले कर दिया। आज आपको दिखाएंगे कैसे पाकिस्तान में आतंकी हाफिज और मसूद के गुर्गों के ढेर होने से दहशत है, तो वहीं पानी पर आर पार से पाकिस्तान के होंगे टुकड़े 4। और एक बड़ी खबर से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, पाकिस्तान के सिंध से सामने आ रही है। बंदूक लेकर सड़कों पर लोग उतर चुके हैं। प्रदर्शनकारी गुस्से में है। नहर परियोजना के विरोध में प्रदर्शनकारी सड़क पर है, सड़कों पर फायरिंग की, पेट्रोल पंप को लूटने की कोशिश भी की। जानकारी तो ये भी है कि पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और फिर गृह मंत्री जियाउल हसन के घर को आके हवाले कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो ने कहा था कि खून बहेगा, पानी बंद हुआ तो, और खून कहाँ बह रहा है जरा वो अब इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि खून कहाँ बह रहा है। लोग जबरदस्त नाराज हैं पानी के संकट की वजह से, क्योंकि सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त वाटर क्राइसिस इस वक्त देखा जा रहा है। पानी का भारी संकट है। हालात ये है कि लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर है। गृह मंत्री जियाउल हसन का घर जला दिया है। ये तस्वीरें जरा देखिए आप, पेट्रोल पंप पर फायरिंग हुई है, तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है, पत्थर फेंके गए हैं। पुलिस के साथ जबरदस्त धक्का मुक्की भी प्रदर्शनकारियों ने की। पाकिस्तान के सिंध में पानी के लिए क्यों आग लगी हुई है, चलिए पहले डिटेल से आपको ये समझा देते हैं, फिर खास मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे। तो दरअसल देखिए, पाकिस्तान के सिंध के नौशी हरो फिरोज जिले में बवाल मचा हुआ है। वहां के मोरो कस्बे में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये सारा बवाल हो रहा है प्रस्तावित नहरों के विरोध में। पुलिस ने पहले यहाँ पर लाठीचार्ज किया, प्रदर्शनकारी भड़क गए और उसके बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर जबरदस्त फायरिंग करने लगे। अभी जो भीड़ है वो नाराज किस बात को लेकर हमने आपको बताया, और उसके बाद हिंसक भीड़ ने इतनी हिंसा की कि गृह मंत्री का घर तक नाराजगी में जला दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मोटरसाइकिलें जलाई, पेट्रोल पंप को लूटने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को बुरी तरह पीटा, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो आप जरा सोचिए कि कैसे ये लोग इतने नाराज हैं। और सिंध में नहर परियोजना विवाद पर यह हंगामा क्यों बरपा, इसको भी फटाफट से आपको समझा देते हैं। दरअसल ग्रेट पाकिस्तान इरिगेशन मेगा प्रोजेक्ट का ये विरोध हो रहा है। ये पाकिस्तान के चारों प्रांत में नहर बनाने की परियोजना है। आलोचकों का कहना है कि इससे दक्षिण पाकिस्तान में जल संकट बढ़ने की आशंका है, जिसकी वजह से इसका विरोध हो रहा है। कई वजहों से, जैसे जलवायु परिवर्तन, नदियों का अत्यधिक दोहन से पहले ही पाकिस्तान की नदियों का पानी घट चुका है। 25 मार्च को भी पीपीपी के बैनर तले सिंध समेत कई जगहों पर प्रदर्शन हुए थे और अब इस परियोजना पर स्थायी रोक की मांग की जा रही है। वहीं भारत ने पहले से ही देखिए सिंधु नदी जल समझौता रद्द कर दिया और अपने रुख को साफ किया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। और अब पाकिस्तान में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पानी को लेकर आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं और मामला सिंध तक ही सीमित नहीं है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा तीनों प्रांत अंदर ही अंदर जल रहे हैं और हालात ऐसे रहे तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने से कोई रोक नहीं सकता। ये तस्वीरें देखिए, मतलब किस तरीके की तस्वीरें हैं ये, जहां आप देखिए कि जो आम लोग हैं वो हाथों में राइफल्स लिए, बंदूक लिए, गोलियां दाग रहे हैं। मतलब ये कैसी अराजकता की तस्वीरें हैं, इसको जरा समझने के लिए हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं उनका रुख करेंगे। देखिए मेरे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर। कमांडर वीके जेटली है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जनरल सिन्हा, ये तस्वीरें देख के क्या कहेंगे, मतलब पाकिस्तान चौतरफा, क्या मुझे लगता है 10 तरफा मार से इस वक्त जूझ रहा है। हालात कैसे हैं, जरा इन तस्वीरों को देखकर समझाइए हमारे दर्शकों को। मुझे मेरी एंटोनेटे का याद आ गया, इटली की क्वीन थी और वहाँ ब्रेड के अभाव में विद्रोह हुआ, उसको जाना पड़ा, उसकी हैंगिंग हुई। उसी दिशा में पाकिस्तान जा रहा है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, बहुत निकटतम फ्यूचर में पाकिस्तान में गृह युद्ध होने जा रहा है। गृह युद्ध, जब रोटी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो गृह युद्ध तो होगा। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान एक पका हुआ आम है और जितना उसने
आतंकवाद फैलाया है, लॉ ऑफ कर्मा विल कैच अप विद पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान देश टुकड़े टुकड़े होंगे। सबसे बड़ी है कि खून की नदियाँ बहेंगी, पुलिस नहीं कंट्रोल कर पाएगी, आर्मी तो ऐसी नालायक आर्मी है, वो क्या करेगी? तो पाकिस्तान को तो गया। हमको समझ में नहीं आता है कि भाई एक देश को क्या करना चाहिए। विकास करो, लोगों का इन्फ्लेशन कम करो, रोज़गार दो, शांति बनाए कर रखो, धंधा करो, इंडस्ट्री बनाओ, ये देश का काम है। और पाकिस्तान का काम है आर्मी चीफ को हारने के लिए अभी फील्ड मार्शल बनाया गया है। मुझे समझ में, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर सर सामने आ रही है, पहले वो बताते हैं दर्शकों को। अफगानिस्तान भी रोकेगा पाकिस्तान का पानी, ये बड़ी खबर है। कुनार नदी पर डैम बना रहा है अफगानिस्तान। तालिबान के इस फैसले से आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जल संकट और गहरा जाएगा। दरअसल कुनार नदी को लेकर पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोई समझौता नहीं है, इसीलिए अफगानिस्तान अब पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के प्रवाह को रोकने के लिए डैम बनाने की तैयारी कर रहा है। तालिबान सरकार के आर्मी जनरल मुबीन ने कुमार नदी पर बन रहे डैम का निरीक्षण किया और कहा कि पानी अफगानियों का खून है और हम अपने खून को अपनी नसों में से बाहर नहीं बहने दे सकते। हमें अपने पानी को रोकना होगा, इससे बिजली की जरूरतें पूरी होंगी और खेती में इस्तेमाल करके पैदावार बढ़ाएंगे। यानी आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितने मुश्किल हालात हैं। कर्नल शैलेंद्र, सिंधु जल समझौता रद्द हुआ, पानी के लिए तरस रहा है, बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान पहले से ही तरस रहा है। आप देखिए कैसे वहां इस तरह के हालात हो गए कि लोग सड़कों पर उतर के पानी के लिए जबरदस्त हिंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अफगानिस्तान की तरफ से अगर ये एक्शन लिया जाता है तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? पाकिस्तान पानी के लिए तरसेगा तो भाई पानी ही नहीं तो जिंदा कैसे रहोगे? जय हिंद, नमस्कार। मैं जनरल सिन्हा। सर जो बोल रहे थे ना, पका हुआ आम, शायद वो स्लिप ऑफ टंग हो गया। वो सड़ा हुआ आम है जो कि गिरने वाला है और गिर कर ही रहेगा। सर भविष्यवाणी कर रहे हैं आगे के लिए। मैं कह रहा हूं वो ऑलरेडी गृह युद्ध से चल रहा है, इसकी इंटेंसिटी सिर्फ बढ़ेगी। अब आगे बात अफगानिस्तान या पानी की। देखिए, अगर इंडिया को किसी भी तरह से पाकिस्तान को उसकी लैंग्वेज समझानी है, पानी आपका अपने आप में ट्रम्प कार्ड है। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात, बलूच आपका दूसरा कार्ड है, टीटीपी आपका तीसरा कार्ड है और चौथा कार्ड है आपके पास सिंध का। आप इनसे इन्हीं की लैंग्वेज में, इन्हीं की कंट्री में बात करिए, आप देखेंगे सब कुछ होगा। अफगानिस्तान को हमें ये जो डैम वो बनाना चाह रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे देना चाहिए, सो दैट उसके ऊपर कहीं तो हमारी भागीदारी हो, कहीं तो वो हमें समझे, क्योंकि वो ऑलरेडी समझ रहा है। ये 2 डैम अगर अफगानिस्तान में बन जाते हैं, और मैं कहता हूं इसका अगर खर्चा सपोज कर लेते 10,000 करोड़ रुपए भी आ जाता है, क्या बड़ी बात है। 10,000 से ज्यादा हम पाकिस्तान से सफर कर रहे हैं टेररिज्म में। अगर एक आप अच्छा यानी डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है और डिप्लोमेटिक एक्शन के जरिए पाकिस्तान को मारना ज्यादा मुफीद होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमारी गोलियां, हमारे जो सेना के जवान उनकी गोलियां भी डिजर्व नहीं करता, वो अपने ही परेशानियों से खुद मर जाए, ये ज्यादा जरूरी है। देखिए एक और बड़ी खबर बताते हैं, इसी पाकिस्तानी सेना ने अब भारत को नई गिदड़ भपकी दी है। सिंधु जल संधि को लेकर पाक की नई गिदड़ भपकी। पाक का पानी रोकने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। DGISPR ने कहा है, पानी रोका तो नतीजे दशकों तक याद रहेंगे, पानी को हथियार ना बनाए भारत। दरअसल सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने के भारत के फैसले से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और इससे पाकिस्तान में गंभीर जल संकट शुरू हो चुका है। और उसी को लेकर के अब देखिए पाकिस्तान की तरफ से धमकी दिया जा रहा है। हालांकि भारत ने पहले ही साफ कह रखा है कि भाई पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं और ऐसे में जरूरी है कि पहले आतंकवाद रोके। आपको एक सुनवाते हैं कि इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने क्या कहा है। कमांडर जेटली, क्या इस पोजीशन में है पाकिस्तान को इस तरह की बातें करें? कब तक ये प्रोपेगेंडा चलाते रहेंगे? देखिए, नाम इनका अहमद शरीफ चौधरी है, लेकिन भाषा इनकी बदमाशों जैसी है। तो बदमाश चौधरी बोलो ना। बदमाश चौधरी। तो खुल के बोलिए जो बोलना है। जी हाँ। भाई अपने देश में, अपने स्टूडियो में है, हमें क्यों क्या सोचना है? और ये सम्मान के अधिकारी नहीं है। तो जब हिंदुस्तान ने सिंधु का जल रोकने का डिक्लेयर किया, तो ऑब्वियसली तालिबान जो हमारे एक टाइम के दुश्मन माने जाते हैं, बट दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि अब अफगानिस्तान को भी आइडिया आ गया कि अफगानिस्तान की भी पाकिस्तान के साथ बनती नहीं है, कि अगर हिंदुस्तान पानी रोक सकता है तो हम क्यों नहीं रोक सकते। तो उन्होंने भी इस क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया और हिंदुस्तान के भी कुछ लोगों की मीटिंगें हो चुकी हैं अफगानिस्तान में और उन्होंने उनको पूरा सहयोग देने का भी वायदा कर दिया गया है
कि बांध हम आपके लिए बना देंगे, आप पानी रोकने के लिए तैयारी कीजिए। और हिंदुस्तान में भी पूरी तरह से पानी रोकने की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। चिनाब और झेलम के ऊपर ऑलरेडी बांध बने हुए हैं जिनको धीरे धीरे रोका जा रहा है, और अब सिंध के पानी को भी डाइवर्ट करने का पूरा प्लान बड़ी तेजी से चल रहा है। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली एकदम स्क्वीज होने वाला है, वहां पे भुखमरी फैलेगी। और जैसा कि बोला कि पाकिस्तान का भी अंत बहुत नजदीक है, और अंत उसी के अंदर खुद हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ डिप्लोमेटिकली स्ट्रैटेजी बनाकर आगे चलने की जरूरत है, जो कि किया भी जा रहा है चौतरफा। एक और बड़ी खबर यह है कि हाफिज सईद का एक और करीबी वेंटिलेटर पर है। घर में घुसकर आतंकी आमिर हमजा पर हमला किया गया। अज्ञात हमलावरों ने आमिर हमजा पर अटैक किया। लाहौर के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में अब हमजा भर्ती है। आतंकी आमिर हमजा आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का सह संस्थापक था। उसकी हालत बेहद गंभीर है, मुश्किल है बचना, बहुत बुरी हालत है इसकी। और एक चीज ये भी है कि अटैक भले ही आमिर हमजा पर हुआ, लेकिन हार्ट अटैक तो हाफिज सईद को आ गया। उसे इस बात का खौफ है कि अगला नंबर उसका ना हो, क्योंकि सैफुल्लाह, उसके बाद हमजा, और इससे पहले भी अगर पिछले काफी दिनों की हम बात करें जनरल सिन्हा, तो देखिए हाल के दिनों में एक एक करके जो हिटलिस्ट आतंकी है सबको अज्ञात लोग गोली मार रहे हैं। ये अज्ञात कौन है? हाफिज सईद डरा हुआ है, ये अज्ञात की अगला नंबर उसकी तरफ ना लगा दे। ये अज्ञात हैं, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया में उनको बोलता हूँ, हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे भाई हैं, वो हमारे बिहाफ पे अच्छा काम कर रहे हैं, उनको शाबाशी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि वो हाफिज सईद जो गरजता था कि हम ये कर देंगे हिंदुस्तान का, वो कर देंगे, उसकी जो टॉप लीडरशिप है, मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि 1.5-2 साल में करीब 150 से पौने 200 से ज़्यादा टॉप लीडरशिप ठोका गया है। और सब जो आज हाफिज सईद के एकदम करीब है, नज़दीकी रिश्ता है, फैमिली रिलेशनशिप है, उनको ठोका गया है। तुम जब अपने आतंकियों को टॉप लीडरशिप नहीं बचा सकते, तुम क्या बकवास करते हो कि ये कर देंगे वो कर देंगे। दूसरी बात जो मैं ये DGISPR के बारे में कहना चाहता हूँ, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, पूरा नाम। और जनरल चौधरी के बारे में कहना चाहता हूँ, ये क्या बात कर रहे हैं कि यदि रोका तो कर, यदि नहीं है, यदि नहीं, हमने कर दिया और इतने दिन तो हो गए, तुमने किया क्या? खाली बोलते रहोगे कि कुछ हरकत करोगे। अब तो तुम्हारे पास न्यूक्लियर सेट भी नहीं है। कुछ हरकत भी करेंगे तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब इंडिया ने साफ कर दिया है श्वेता, अब तो न्यूक्लियर सेट भी नहीं है। बिल्कुल, क्या घोड़े पे गधे पे बैठ के आओगे लड़ने? क्या करोगे तुम? यू आर पावरलेस, यू हैव नथिंग। खाली अपने प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कह कर्नल शैलेंद्र। तो हाफिज सईद हो, अजहर मसूद हो, ये जो तमाम आतंकी हैं, अब इनके देखिए करीबी रिश्तेदार मारे जा चुके, इनका राइट हैंड, लेफ्ट हैंड अज्ञात हमलावरों के द्वारा मारा जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर जाएगा, ये आतंकी अपनी मौत खुद मर जाएंगे। मैं ये जरूर जिम्मेदारी से कहूंगा कि पाकिस्तान अपने आप नहीं मरेगा, उसकी मदद करनी पड़ेगी। आपको हर लेवल पर उसकी मदद करनी पड़ेगी। ये जो 2 मोटरसाइकिल वाले लड़के हैं ना, ये एक्चुअली हमारे लोग नहीं है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहा। ये वो पाकिस्तान के देशभक्त हैं जो अपने देश में से टेररिज्म को निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि ये वाली टेररिज्म उनके यहाँ पर भुखमरी ला रही है, डिफरेंसेस ला रही है, गरीबी ला रही है, पूरी दुनिया में उनका नाम खराब हो रहा है। तो मैं तो कहूंगा ये दोनों जो बंदे हैं, ये अपने देश के लिए, पाकिस्तान देश के लिए एक बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं। और जहां तक बात आप कर रही हैं, मसूद की भी जब फैमिली गई थी तो उसने कहा था ना कि भगवान मुझे भी उठा ले, तब मैंने आप ही के शो में कहा था आमीन, ऐसा जरूर हो, भगवान करे, हमारा भगवान तो हो सकता है किसी दिन जब हम ये शो कर रहे हो तो हाफिज सईद, अजहर मसूद, इनके बारे में भी बताएं कि किसी अज्ञात हमलावर ने मार दिया। वो दिन भी लगता नहीं ज्यादा दूर है, सबका नंबर आएगा, इन सबका नंबर आएगा। देखिए टेरर ब्रिगेड पर सीरियल अटैक से आतंकी सरगना हाफिज सईद का दिल धक धक कर रहा है। बेचारा ना तो सो पा रहा है, न जागने की हिम्मत बची है, क्योंकि बीते 2 दिन में लश्कर की लाश बिछने का ट्रेलर दिख गया है। देखिए 18 मई को सबसे पहले लश्कर का सैफुल्लाह खालिद मारा गया, उसके बाद हमजा वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है। तो इंडिया के दुश्मनों को पाकिस्तान के अंदर कौन मार रहा है, ये सवाल अब वहां की मीडिया उठा रही और पूछ रही कि कौन है भैया जो इंडिया का दोस्त है और पाकिस्तान के अंदर आतंकियों को मारेगा। कितना डरा सहमा है हाफिज सईद, क्योंकि देखिए 20 मई 2025 आतंकी आमिर हमजा पर अटैक हुआ है। उससे पहले 18 मई 2025 को अबू सैफुल्लाह मारा गया। अप्रैल 2025 में कारी एजाज मारा गया।
मार्च 2025 में फैजल नदीम मारा गया। तो देख रहे हैं आप, हर महीने कोई ना कोई मारा जा रहा है खतरनाक कुख्यात आतंकी। फरवरी 2025 में मौलाना काशिफ अली को ढेर किया गया। तो मार्च 2025 में आईएसआई का अंडरकवर एजेंट मुफ्ती मारा गया। और उसके पहले भी है, दिसंबर 2023 आतंकी अदनान अहमद मारा गया। नवंबर 2023 रहीमुल्लाह तारिक ढेर किया गया, अकरम गाजी ढेर किया गया, ख्वाजा शाहिद ढेर किया गया। वहीं फरवरी 2023 की बात करें, आतंकी बशीर अहमद पीर को ढेर किया गया था। तो ये काफी वक्त से इसी तरीके से चला रहा है, जो पाकिस्तान के आतंकियों को अज्ञात लोग मार रहे हैं। वैसे पाकिस्तान में आतंकियों की कौन कहे, आतंकियों के आका ही जान बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। पाकिस्तानी आर्मी को अब भी समझ नहीं आ रहा कि इन दहशतगर्दों को छिपाएं तो कहां छिपाएं। और इसी का नतीजा है कि आतंकियों की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। लश्कर आतंकी अब्दुल रऊफ का वीडियो सामने आया, पाकिस्तानियों से जिहाद की अपील करता दिखाई पड़ा। कमांडर जेटली, पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा इस बात की है कि हिंदुस्तान के दुश्मनों को पाकिस्तान के अंदर कौन मार रहा है। अगर इसे वो इंसानियत का दुश्मन कहते, समाज का दुश्मन कहते, शांति का दुश्मन कहते, आतंकी कहते, तो शायद कुछ तो अपने देश के लिए बेहतर सोच पाते कम से कम। देखिए, ये सभी इंसानियत के ही दुश्मन हैं जिनको मारा जा रहा है। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों में ऑल ओवर द वर्ल्ड वो जो पुरानी एक जज्बा जाग गया है कि यदि आतंकवाद का खात्मा करना है तो पाकिस्तान के आतंकियों के ऊपर अटैक करना बहुत जरूरी है। इनको एक एक करके खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इनको खत्म नहीं किया गया तो आतंकवाद पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी दहशत बन करके रह गया है। आज आप जिधर भी देखिए दहशत का माहौल है, और इसका कारण क्या है? ये आतंकवादी जिनका सरगना है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में ही चुन चुन करके इनको मारा जाएगा, तभी ये लाइन पर आएंगे, नहीं तो ये लाइन पर नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, ऐसा हमारी भगवत गीता में लिखा गया है। और पाकिस्तान का जन्म वो कहते हैं जी 14 अगस्त 1947 को हुआ था। अब उनकी मृत्यु नजदीक आ रही है। तो एक एक करके जब ये मरेंगे, आपस में गृह युद्ध भी होगा और पाकिस्तान का अंत बहुत नजदीक है। और ये खुद उसको इनवाइट कर रहे हैं, खुद इसको इनवाइट करे, खुद पाल पोस रहे हैं। लेकिन जरा देखिए कि पाकिस्तान इसके बाद भी नहीं सुधरने का नाम ले रहा है, क्योंकि भारत से पिटने के बाद मुनीर का प्रमोशन कर दिया गया है। सोचिए जरा, 11 एयरबेस तबाह करवाने वाला अब फील्ड मार्शल बन गया है। बंकर से बाहर निकलने के बाद मुनीर का प्रमोशन हो गया। गजब हाल है, मतलब पूरे पाकिस्तान की ऐसी तैसी करवाने के बाद आसिम मुनीर अब मेडल टांग कर घूम रहा है। मुल्ला मुनीर के इस प्रमोशन के बाद पाकिस्तान में चर्चा और आशंका दोनों ही जताई जा रही है कि क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। क्या प्रमोशन करवाकर आसिम मुनीर ने तख्ता पलट की तैयारी कर ली है? क्योंकि पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्क से कंट्रोल अब खोने लगा है, तो उसका क्या असर पड़ेगा? जनरल सिन्हा जरा बताइए। मतलब इतनी भद्द पिटवाई मुल्ला मुनीर ने, इतना नुकसान कराया, इतने एयरबेस उड़ाए, कुछ हासिल नहीं कर पाए, बावजूद इसके इतना बड़ा प्रमोशन। मतलब पाकिस्तान का ये क्या प्रोपेगेंडा है, उसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं? मुझे तो ताज्जुब लगता है। और साइटेशन जो दिया गया, जो कारण बताया गया है क्यों इनको फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है, उसमें लिखा गया है फॉर एग्जेम्पलरी सर्विस। एग्जेम्पलरी मतलब जो सेना का चीफ एक सेफ हाउस से एक बिल से दूसरे बंकर में छुपता जा रहा है, जिसकी पत्नी और बच्चे पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं, जिसने 26 लोग को मारा और खुद अब पूरे देश को बर्बाद कर दिया। इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में हो गया, तुम्हारा न्यूक्लियर सेट चला गया। कॉस्ट ऑफ टेरर देखो तुमने क्या किया पाकिस्तान को। अभी पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। गृह युद्ध तो हो ही चुका है, लोअर स्केल पे है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। किस कारण तुमको अवार्ड दिया गया फील्ड मार्शल का? क्या किए हो मुझे बताओ तो सही पाकिस्तानियों। क्या किया मुनीर ने, मुल्ला मुनीर ने क्या किया? तुम्हारे बर्बादी का स्क्रिप्ट लिखा है और उसको नालायक को तुम फील्ड मार्शल बनाते हो। वो कल को बोलेगा कि मैं तो प्रेसिडेंट हूँ। हाँ, तो बन भी सकते हैं, कोई इसमें हैरानी की बात नहीं होगी। मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देगा कि आई टेक ओवर, क्योंकि स्थिति ठीक नहीं है। एक्चुअली अक्टूबर नवंबर में वो रिटायर कर रहा है। सत्ता का कुर्सी का मोह इतना स्ट्रांग होता है कि लोग गद्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ तो गद्दी नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो मोह तो फिर अपना सब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कर्नल शैलेंद्र, क्या क्यों किया गया, जरा आप भी जरा समझाइए, क्योंकि जाहिर तौर पर सबके मन में ये सवाल है, इतनी भद्द पिटवाने के बाद, इतना नुकसान करवाने के बाद क्या ऐसी मजबूरी थी? शहबाज शरीफ को एक वेंटिलेटर चाहिए था कि उसकी तख्ता पलट ना हो,
और ये वेंटिलेटर उन्होंने थोड़े दिन के लिए काम करेगा कि यस देखिए आपको मैंने सेकंड फील्ड मार्शल बनाया है पूरे कंट्री का, दूसरी बार ऐसा हो रहा है और इस वजह से आप थोड़े दिन मुझे और वेंटिलेटर पर रहने दीजिए, मुझे ये सरकार जो आर्टिफिशियली चल रही है इसको चलते रहने दीजिए और सारी पावर अब आपके पास पहले भी थी, अब आपका पावर के साथ एक ओहदा भी बढ़ गया है। अब होगा क्या कि मुनीर क्लैरिटी के साथ देख पाएंगे कि ये सरकार और ज़्यादा वीक है क्योंकि ये मुझे प्लीज़ कर रही है, हमेशा करती थी बट अब ओपनली कर रही है। आप देखेंगे कि यही मुनीर इन्हीं शहबाज शरीफ के खिलाफ अपने आप को प्रेसिडेंट जरूर डिक्लेयर यानी यही शहबाज शरीफ हो सकता है फिर पहले के पीएम की तरह जेल के अंदर भी चले जाएं, ये भी देखने को मिले। अब शहबाज शरीफ का वो बयान सुन लेते हैं जो उन्होंने कुछ दिन पहले आसिम मुनीर की तारीफ में कही थी। शहबाज के इस बयान से साफ हो गया था कि वो आसिम मुनीर के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। तो सब कुछ आसिम मुनीर ने ही किया कमांडर जेटली, तो फिर तुम हट जाओ ना कुर्सी से, फिर कुर्सी पर क्यों बैठे हुए हो? ऐसा है, ये मुल्ला मुनीर का सबसे बड़ा फेलियर है। हम उसे ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं, वो बनियान महसूस कहते हैं अपने ऑपरेशन को। तो ये फेलियर के लिए उसको फील्ड मार्शल नहीं फेल्ड मार्शल है एक्चुअल में, वो फेल्ड स्पेलिंग में थोड़ी गलती हो गई है, FAILD फील्ड मार्शल। तो ये एक्चुअली पहली बार नहीं हुआ। परवेज मुशर्रफ भी जब करगिल की लड़ाई हार गए बुरी तरह से, तो उसके बाद उन्होंने भी गद्दी हथिया ली थी और वहां के डिक्टेटर बन गए थे। तो ये भी शायद इनकी तैयारी चल रही है कि अब मैं गद्दी हथियाने की तैयारी कर रहा हूं। जैसा कि शैलेंद्र जी ने बोला कि शहबाज जो है वो थोड़ी देर के लिए वेंटिलेटर के ऊपर है, तो थोड़ा सा समय उसको और दे दिया गया है। और ये जब लेके गया आसिफ जरदारी के पास कि भाई इसको फील्ड मार्शल बनाना है, तो ऑब्वियसली दोनों ने बोला चलो थोड़े 2-4 महीने और निकाल लेते हैं। वहां के जो सत्ता सीने होते हैं उनको इस बात का भी डर होता है क्योंकि सारे डिसीजंस तो सेना लेती है, तो भाई इनको बना के रखो, पटा के रखो ताकि अपनी सत्ता संभाले समझे। जनरल सिन्हा बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आर्मी चीफ से डरता है, लेकिन इतना पब्लिक डोमेन में इस तरह से एडमिट करना, इस तरह से वाहवाही देना, मतलब प्रजातंत्र का तो मजाक उड़ा। तुम प्रधानमंत्री हो देश के, वो खाली आर्मी चीफ है, उसकी इस तरह से आर्मी चीफ की सिर्फ तारीफ कर रहे हो, तुम्हारे साथ जो बाकी जिन्होंने अपनी जाने गंवाई, पूरी एक सेना, अच्छा हमारे तारीफ करते तुम सेना की तारीफ करते। उसका बॉडी लैंग्वेज देखो, शहबाज शरीफ का बॉडी लैंग्वेज देखो और आर्मी चीफ मुनीर का बॉडी लैंग्वेज देखो, लगता है वो बॉस है, लगता है वो बॉस टू IC है। क्या मजाक है? अरे तुम इतना ही जब जी हुजूरी करना है, गुलामी करना है, इतना भय है मुनीर से, सब कुछ सत्ता उसको हैंडओवर कर दो। इतना इलेक्शन पे पैसा क्यों खर्च करवाते हो पाकिस्तानियों? बंद करो ये बकवास। जब पूरा पावर कंट्रोल करना है आर्मी ने, तो आर्मी का अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो ना। गलतियां होगी तो उसको अकाउंटेबल होगा। मलाई खाए पाकिस्तान आर्मी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई शहबाज शरीफ की। हाँ, ये हमेशा से होता चला आया है पाकिस्तान में। और एक और बड़ी खबर, जो अगली खबर है, वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन की जंगी तैयारियों से जुड़ी है। पाक को जंग के लिए चीन तैयार कर रहा है। पाक को J-35A फाइटर जेट देगा चीन। पाकिस्तान दिसंबर 2024 से चीन के 5वीं जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट J-35A खरीदने की बात कह रहा था। माना जा रहा है कि चीन 2 साल के अंदर पाकिस्तान को 40 एयरक्राफ्ट दे देगा, लेकिन अब अगस्त 2025 तक की डिलीवरी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को इन एयरक्राफ्ट पर 50% डिस्काउंट भी ऑफर किया है। कर्नल शैलेंद्र, जो चीनी हथियारों का, चीनी डिफेंस सिस्टम का, HQ-9 का हमने देखा कि कैसे भद्द पिट गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जो भी दावे किए वो सब हवा में ही नष्ट हो गए। ऐसे में अब जो मिल रहा है पाकिस्तान को चीन की तरफ से, ये खिलौने किसी काम के हैं? और क्या पाकिस्तान इसको लेकर के अब नया प्रोपेगेंडा रचने की तैयारी में है? एज अ गुड आर्मी ऑफिसर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दुश्मन को हम कभी भी कमज़ोर नहीं आंकेंगे। 35 जो है अपने आप में स्टेट ऑफ आर्ट कहा जाता है, स्टेल्थ भी कहा जाता है। मेरे ख्याल US और चाइना के पास ही सिर्फ ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है वगैरह वगैरह। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि एक एयरक्राफ्ट के ऊपर पायलट की महारत हासिल करते करते
3 से 5 साल लगते हैं। अगस्त में जहाज तो मिल जाएगा, आप उसे ऑपरेट कैसे करेंगे? आपके वो जो प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था कि हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम स्टेट ऑफ आर्ट है, लेकिन हम उसे ऑन नहीं कर पाए या कर रहे थे, जो भी कह लीजिए आप। हमारा एक नॉर्मल सिपाही जो एयर डिफेंस वाला है वो कह रहा है कि हमें ताज्जुब था कि पाकिस्तान के पास है क्या, हमें वो दिख क्यों नहीं रहा, हमारे जो ड्रोन्स हैं वो उनको रोक क्यों नहीं पा रहा। देखिए बहुत बड़ी बात है, जवान के लेवल पर, जो ऑपरेटर लेवल पर है वो कह रहा है। मैं कहता हूं आज फिर से, इट इज नेवर द मशीन, इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। उस मशीन को पीछे चलाने वाले आदमी का जज्बा कि मैं किस लिए कर रहा हूं। क्या मैं खैबर पख्तूनवा में इस जहाज को ले जाकर बम्बार्डमेंट करूंगा? मैं क्या टेररिस्ट बोलकर उन अफगानीज के ऊपर अटैक करूंगा? उसमें वो जज्बा नहीं आ सकता। जहां तक आती है भारत के खिलाफ बात, भारत के खिलाफ पाकिस्तानी कॉम्पिटेंट बोल रहा हूं, अब इनकॉम्पिटेंट पायलट को यह भी पता है कि भारत के खिलाफ जाने में समझदारी नहीं है। जान बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अपना जहाज लीजिए, वापस पहुंच जाइए, क्योंकि अब आपके 11 एयरफील्ड तो हमने खत्म कर दिए हैं। अब जो बाकी 40 में से मेरे ख्याल 30 और बचे हैं जो सो कॉल्ड आर्मी ग्रेड यूज के हैं। आपको पता है, हमें भी पता है कि वो किसके टारगेट पर है। सो ये जहाज अपने आप में, मानता हूं अच्छा होगा या नहीं होगा, इसी का तो टेस्ट करने के लिए वो उसको दे रहा है कि चलिए जी ये भी एक वर्ल्ड में टेस्ट हो जाए। उसे ये नहीं पता कि जो 50% डिस्काउंट है, जो बाकी वाला पैसा है, वो भी स्टेक पर है, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट पर है और ये पैसा अभी तो पिछला ही नहीं आया है। जो जैसे कि लगातार हम इस बात की बात करते हैं कि भाई मशीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेंड ऑफिसर कि उस मशीन को कहां चलाती हूँ, मशीन को इस्तेमाल कैसे करेंगे। और क्योंकि जो हथियारों का असर पड़ा है उसकी बाजार पर चाइना के लिए, वो उसने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसलिए एक बार फिर से चाइना, क्योंकि शाख डारा भी गए थे हाल में चाइना, वहां पर ये जब बातचीत हुई है, उसके बाद ये हथियार देने की बात चाइना की तरफ से कही गई है। लेकिन जाहिर तौर पर भाई सिर्फ हथियार देने से नहीं होगा, ट्रेनिंग भी जरूरी है उतनी ज्यादा। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक और बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू कश्मीर में T-72 टैंक तैनात हुए हैं। 4 किलोमीटर की दूरी तक गोला दागने में सक्षम है। घुसपैठ के रास्तों को सील करना इसका मकसद है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में लोसी पर T-72 टैंक तैनात किए थे। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि T-72 टैंक इस ऑपरेशन का अहम हिस्सा रहे। ये 125 mm की जो तोपों और 4 किलोमीटर तक की मारक क्षमता से लैस है। T-72 टैंक अभी भी BMP-2 बख्तरबंद गाड़ियों के साथ LOC पर तैनात है ताकि घुसपैठ के रास्तों को पूरी तरह सील किया जा सके। इससे साफ होता है कि सेना पूरी तरह तैयार और सतर्क है। मैं आती हूँ आपके पास कमांडर सर, लेकिन पहले जनरल एसपी से नजरा, आप इसके बारे में बता दें, इसकी ताकत के बारे में बता दें। टैंक के बारे में जी जी देखिए, पाकिस्तान के पास जो भी इक्विपमेंट है ना, पहले तो बैटल में वेरीफाइड नहीं है, दूसरा क्वालिटी डाउटफुल है, तीसरा पूरा जो स्पेयर सपोर्ट होना चाहिए वो जो हिंदुस्तान ने T-72 टैंक तैनात किए हैं, जिसकी वजह से घुसपैठ को रोकने में काफी मदद मिल रही है, जरा उसके बारे में बताएं कि कैसे इस पूरे ऑपरेशन के दौरान उसने एक सुरक्षा कवच तैयार कर दिया था। कर्नल शैलेंद्र, देखिए जब आप T-72 टैंक विद BMPs की बात करते हैं ना बॉर्डर के ऊपर, सीधी सीधी बात है कि किसी भी तरह की कोई मूवमेंट आप हमारी तरफ करेंगे तो आपके लिए हम वेट नहीं करेंगे कि आप आकर IB की जो फेंस है उसको क्रॉस करें और हमारी तरफ आए। हमारे ये जो 4 किलोमीटर हैं ये इस्तेमाल करने के लिए हैं, दिखाने के लिए नहीं है। आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो दिखाने के थे, आपने ये जो फौज दूसरी तरफ लगाई है ये दिखाने वाली है। कृपया कर कर मूव तो करिए। ये मूव इसीलिए नहीं करी क्योंकि इन्हें दिख गया था कि T-72 जैसा घातक टैंक अगर इंडिया ने बॉर्डर पे लगाया है, वी मीन बिजनेस। हम इस बात को बड़ी सीरियसली ले रहे हैं। आप एक बार मूव कर कर देखिए, तभी आप देख रहे हैं कि वो किराना स्टोर और ये वाला जो मूवमेंट ऑन ग्राउंड वाला है, ये सबसे एकदम से पाकिस्तान को पता चला कि इस बार आपने, हम वेट कर रहे हैं, आप गलती करिए, आप वो किराना स्टोर से बाहर निकालिए, आप ग्राउंड के ऊपर मूवमेंट करिए। ये T-72 ग्राउंड पर अपना काम करेगा, मेरा जो एयर है वो अपने आप काम करेगा। तो दोनों ही तरफ से पाकिस्तान को क्लैरिटी, जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह पाकिस्तान को जमीन पे आप हिल नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते, और आसमान से जो आपने गुस्ताखी की उसका अंजाम आपने देखा। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान को चीन के साथ तुर्की भी मदद कर रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तुर्की पाकिस्तान को S-400 डिफेंस सिस्टम से लड़ने के तरीके सिखा सकता है। दरअसल भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम किया। रूस से खरीदा गया ये डिफेंस सिस्टम भारत के लिए अटूट कवच की तरह साबित हुआ, लेकिन ये सिस्टम तुर्की के पास भी है। ऐसे में वो पाकिस्तान को ट्रेनिंग देकर इसकी खामियां या इससे बचने के तरीके भी सिखा सकता है। जब भारत पाक सैन्य टकराव शुरू हुआ
तो तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन, गोला बारूद और सैन्य सामान भेजा। इतना ही नहीं, अपना युद्धपोत TCG बेयू कटा पूरे बेड़े के साथ कराची पोर्ट पर खड़ा किया। ऐसे में पूरी संभावना है कि वो पाकिस्तान को S-400 से बचने और भेजने की ट्रेनिंग दे सकता है। कमांडर जेटली, चीन हथियार मुहैया कराएगा, तुर्की ट्रेनिंग देगा। मतलब इन सबको भारत के अंतर्राष्ट्रीय कद से बढ़ते हुए ताकत से इतना खौफ है कि ये वो देश हैं जिनकी मदद भारत ने हमेशा की जब भी जरूरत पड़ी, और ये वो देश हैं जिनका चेहरा पूरे विश्व के सामने साफ हो गया है। देखिए, तुर्की को यह मालूम नहीं कि भारत ने केवल S-400 इस्तेमाल नहीं किया बल्कि आकाश तीर भी इस्तेमाल किया है। सो ये मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जो नीचे तक जाता है L-70 के लेवल पर, उसके बाद इगला शोल्डर मिसाइल तक लेवल तक जाता है। सो ये तुर्की को शायद मालूम नहीं है। और दूसरी एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान ने जितनी भी पहली लड़ाइयां लड़ी, चाहे वो 65 की हो, 48 वाली हो, या करगिल की वार हो, या 62 की हो, या 71 की हो, अधिकतर हथियार हिंदुस्तान के पास इंपोर्टेड थे। तो हमारी भारतीय नौसेना, हमारी हिंदुस्तान की थल सेना और वायुसेना वो युद्ध करती थी। लेकिन अब इस युद्ध में अगर आप देखें तो हमारे DRDO के साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व थे, इसरो भी इन्वॉल्व था और बेल भी इन्वॉल्व था, और सैकड़ों की संख्या में हमारे स्टार्टअप्स वो भी इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये हमारी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स बनाए हैं। तो इस प्रकार से आज हिंदुस्तान केवल तीनों सेनाएं नहीं बल्कि इनको जबरदस्त साइंटिफिक कम्युनिटी की भी बहुत जबरदस्त सपोर्ट है, जिन्होंने आकाश तीर जैसा सिस्टम बना करके हमारी सेनाओं को दिया है, जिससे कि बिल्कुल हमें तो S-400 इस्तेमाल करने की वैसी जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारा आकाश तीर ही उसके लिए काफी था। हमारा जो आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना और जो बात प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के दौरान, वो अच्छे से दिख गया। जनरल सिन्हा, आप क्या कहेंगे इस पे? ट्रेनिंग तुर्की देगा, हथियार चीन मुहैया कराएगा, लेकिन आप समझ पाएंगे क्या हमारी क्षमता को? नहीं, तुर्की ने तो और लोगों को भी दिया होगा S-400। हम जिस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं S-400 क्या तुर्की कर सकता है? क्या ये नालायक सोल्जर्स पाकिस्तान के उस एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं? क्या उनका ट्रेनिंग स्टैंडर्ड इतना बढ़िया है कि ऑप्टिमम उस किसी कोई इक्विपमेंट वही है, उसका ऑप्टिमम एफिकेसी, ऑप्टिमम एफिशिएंसी तब होता है जब सेम रथ होता है, सेम मशीन होती है, सेम ड्राइवर होता है, कोई बहुत अच्छा चलता है, तेज़ी से चलता है, एक्सीडेंट फ्री चलता है। क्या पाकिस्तान के पास ये काबिलियत है? नहीं है। तो तुर्की कुछ भी कर ले। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है, हमारे पास बास्केट में कई मिक्सचर हैं। हम खाली एक पर S-400 पे एयर डिफेंस पे डिपेंड नहीं करेंगे। हम देखेंगे यदि एक बार में S-400 की एफिकेसी में फ़र्क पड़ा है, हमारे पास ऑप्शन 1, 2, 3 भी बहुत है। DRDO ने 14 तरह का, आज जब मोदी जी आए और आत्मनिर्भर की बात की, उन्होंने 14 तरह का मिसाइल सिस्टम हम लोग डेवलप किए हैं। अग्नि सीरीज़, पृथ्वी सीरीज़, आपके पास सब है। और अग्नि 5 और 6 का तो रेंज मैं जानता हूँ, लेकिन चाइना को नींद नहीं आई इसलिए बताऊँगा नहीं। तो सवाल ये है कि आप S-400 तुर्की दे दो और तमाशा देखो। तुम हमारे जो मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस वगैरह मैक 3.4 की स्पीड से चलते हैं, मतलब 3.4 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड। तुम कहा तुम्हारे पास रडार बकवास है, चाइनीज का डुप्लीकेट रडार सब है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो तो जीरो परफॉर्मेंस किया इस बार, टोटल फेलियर। तुम क्या करोगे? एक दो इक्विपमेंट से उसका हम तरीका ढूंढ लेंगे। सही कह रहे हैं सर आप, और इसीलिए पाकिस्तान डरा सहमा है। और पाकिस्तान के पास देखिए वजह बहुत सारी है कि भाई किस किस मोर्चे पर वो अपने आप को बचाए। बलूचिस्तान में पाक के खिलाफ बगावत चरम पर है। आजादी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोग, पाक फौज के खिलाफ बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हुआ है। और अब ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान ने भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद आर और पार की ठान ली है। हालांकि बगावत देखिए बहुत पहले से चल रहा है। पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें तो कई हमले करके उनकी जानें ली गई हैं बलूच लड़ाकों की तरफ से। और जरा ये तस्वीरें आप देखिए कैसे गृह युद्ध के हालात से पाकिस्तान इस वक्त जूझ रहा है। आजाद बलूचिस्तान के समर्थन में प्रदर्शन करने लोग जब सड़कों पर उतरे तो इससे पाकिस्तान का भविष्य नजर आ रहा है। कर्नल शैलेंद्र, इन तस्वीरों से अगर आप मुझे 10 सेकंड देना, ये जो बात चल रही है S-400 की, मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ कि हाउ टू अवॉइड इट। जहां जहां S-400 लगा हो ना, वहां जाना मत। सबसे बढ़िया है तरीका अवॉइड करने का। एक दूसरा, जहां जहां आपके जहाज जा रहे हो उनको बोलना वो थोड़ा नीचे को हो जाए या थोड़ा ऊपर को हो जाए। मैं आपको ट्रेन कर देता हूं। देखिए S-400 को किस तरीके से इनोवेटिवली टैक्टिकली आप इस्तेमाल करेंगे, जब आप अपनी ग्रिड में डालेंगे, वहां पर S-400 सक्सेसफुल होता है। S-400 के लिए आपको सपोर्ट मैकेनिज्म चाहिए। वो अकेला एक हथियार काम नहीं करता है।
वो ग्रिड के तौर पर काम करता है। हर स्क्वायर किलोमीटर को आप कवर करते हैं जब आप ग्रिड बनाते हैं, टीयर्स लगाते हैं, 3 टीयर, 4 टीयर, 5 टीयर। सो ये अपने आप में S-400 की जो ट्रेनिंग पाकिस्तानी लेंगे वो सिर्फ एक ही चीज में ट्रेन होकर आएंगे, कहां कहां लगा है उस तरफ मत जाओ, उस तरफ मत जाओ। सबसे बड़ा रामबाण ये है। बिल्कुल, तो ये वो करेंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसे कर्नल शैलेंद्र बता रहे थे। और आपने जितनी बारीकी बताई सर, मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान अगर ये सुनेगा भी तो भी उसको समझ में आएगा इतनी टेक्निकलिटी। लेकिन आपको समझ आ गया ना, तो पाकिस्तान को कैसे मतलब जितना मुझे समझ आया उतना ही पाकिस्तान उन्हें समझ में आएगा कि बच के रहना है, वहां जाना नहीं है, अवॉइड करना रे बाबा, बच के रहना बच के रहना। लेकिन बच के रह नहीं पाएंगे, क्योंकि जरा ये तस्वीरें आप देखिए, पाकिस्तान फौज के खिलाफ बलूचिस्तान का जो प्रोटेस्ट है वो साफ साफ ये दिखाता है कि पाकिस्तान में अब किस तरह के हालात बने हुए। चौतरफा मार पाकिस्तान के ऊपर पड़ रही है और पाकिस्तानी फौज इस कदर बौखला गई है कि अब अपने ही मुल्क में हवाई हमले कर रही है। वजीरिस्तान में पाक फौज की ड्रोन स्ट्राइक है, पाक फौज ने 4 मासूमों को मार डाला। उत्तरी वजीरिस्तान में हुए इस ड्रोन हमले के बाद से पाकिस्तानी फौज और सरकार के खिलाफ वहां भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और जब ड्रोन हमलों में मारे गए मासूमों को लेकर सवाल हुए तो वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ मुंह छिपाते नजर आए। सुन लेते हैं पहले। रक्षा मंत्री है जो सवालों से खुद की रक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं, सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। कमांडर जेटली, मतलब क्या अपने ड्रोनों को अब वहीं पर टेस्ट कर रही हैं? बच्चियां, बच्चे, महिलाएं ड्रोन के हमले में मारे जा रहे, रक्षा मंत्री मुंह छिपाते हुए भागते हुए नजर आए। देखिए, बलूचिस्तान का जो इतिहास है वो कभी भी पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहता था। वहां पर कुल मिलाकर के 4 रियासतें थी, चारों की चारों पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहती थी, वो हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते थे। लेकिन हमारी जो समय लीडरशिप थी समय वो बड़ी कमजोर थी, उन्होंने उनको अपने साथ मिलाने के लिए हामी नहीं भरी। तो वो मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है, 2 या 3 साल तक ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट रहे। उसके बाद एक एक करके वो पाकिस्तान के साथ जबरदस्ती मिलाए गए, वो भी अनसर्टेन कंडीशंस के ऊपर, और जिनके ऊपर पाकिस्तान ने उन कंडीशंस को नहीं माना। तो वहां पर शुरू से ही विद्रोह चलता रहा है। वो कभी भी पाकिस्तान के साथ खुश नहीं रहे और उनके लोगों के ऊपर हमेशा से जो पाकिस्तान की आर्मी थी उन्होंने सदैव अत्याचार किया है। जी, एक बड़ी खबर आ रही है सर, माफ कीजिए आपको रोकूंगी। कोलकाता के आसमान में एक संदिग्ध ड्रोन मिलने की खबर सामने आ रही है। कल शाम कोलकाता में बताया जा रहा है 8 से 10 ड्रोन देखे गए हैं। सेंसिटिव जोन में संदिग्ध ड्रोन उड़ने से हड़कंप मचा। कोलकाता पुलिस ने भारतीय सेना से मदद मांगी है। भवानीपुर, हेस्टिंग्स, रविंद्र सदन के ऊपर ये ड्रोन देखे गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेंसिटिव जोन से कोलकाता पुलिस ने भारतीय सेना से मदद मांगी है। तो सर, इस खबर को किस तरीके से देख रहे हैं कर्नल शैलेंद्र? देखिए, किसी भी तरह का कोई ड्रोन आएगा तो ये बड़ी जायज बात है कि या तो वो बॉर्डर के उस पार से आया है या मेरे अंदर आया। हाँ सर, एक बार अपने रिपोर्टर जो हमारी पर है उनसे पूछिए, उनसे जानकारी हासिल कर लेते हैं कि क्या देखा गया वहां पर, कहां देखा गया। पूजा में तो ज्यादा जानकारी देंगी। पूजा, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल, आपको बताते हैं कि सोमवार को सस्पिशियस ड्रोन एक्टिविटी कोलकाता के आकाश में देखने को मिली। हमने देखा किस तरह से ये जानकारी आज मिल पाई है कि सोमवार को 8:30 बजे के बाद 8 से लेकर 10 ड्रोन जो है दक्षिण कोलकाता के अलग अलग इलाके में स्पॉट किए गए। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि किसी भी ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं किया गया। और ये कौन से ऐसे इलाके हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है भवानीपुर, हेस्टिंग्स, मैदान, रविंद्र सदन। और जो हेस्टिंग्स और मैदान का इलाका है ये एक रेड जोन है ड्रोन्स के लिए। यहाँ पर नो फ्लाइंग जोन होता है। डीजीसीए का यहाँ पर गाइडलाइन है, क्योंकि यहीं पर स्थित है आर्मी ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम। यानी कि फोर्ट विलियम के इर्द गिर्द किस तरह से 25 मिनट तक जो है आकाश में दिखे 8 से 10 ड्रोन, और किसी भी ड्रोन को जो है इंटरसेप्ट नहीं किया गया। आखिरकार ये कौन लोग थे, कहां से आए, इस पर जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई थी सोमवार को, कोलकाता पुलिस ने तमाम लोकल पुलिस स्टेशंस को अलर्ट किया था। और साथ ही अब इंडियन आर्मी को भी जो है साथ में लिया गया है, उनकी मदद ली जा रही है, इन्फॉर्म भी उनको किया गया साथ ही साथ, क्योंकि ये बेहद वाइटल इंस्टॉलेशन फोर्ट विलियम के इर्द गिर्द ये सस्पिशियस ड्रोन एक्टिविटी देखने को मिली है।
बिल्कुल पूजा जानकारी दे रही है और सेंसिटिव जोन में देखिए किसी भी तरह से ड्रोन एक्टिविटी जो है वो मना होता है। कर्नल शैलेंद्र आप इस पर जानकारी दे रहे थे। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। अगर ये बॉर्डर के उस पार से आए हैं, जो कि हिमाकत इस समय पाकिस्तान करना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो हमारे जो बॉर्डर वाले रेडार्स हैं वो उसे जरूर डिटेक्ट कर लेते, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम आर्मी का जो लगा हुआ है वो डिटेक्ट करता है बाहर का, अंदर वाले के लिए नहीं। लेकिन ऐसी वाइटल इंस्टॉलेशंस के ऊपर भी हमारे पास एक लोकल प्रोटेक्शन जरूर होती है। मेरा अपना आकलन है, आप देखेंगे कि ये ड्रोन लोकली या तो किसी स्लीपर सेल के होंगे या किसी वो मिस एडवेंचर करने वाले जो लोग होते हैं, ये उनका काम हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तीनों मेहमानों का हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। टाइम्स नाउ भारत पर खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक रहे एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए।